क्या ये जो मैंने लिखा है ये मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है? वी नो नो दिस मैम, थिंग दैट नो मैम। नो मैम, क्या होता है करेक्ट आशुति? स्टेटमेंट है। ऐसे हम ये बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं दैट ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका सम टोटल को ही मेटाबॉलिज्म बोला गया है। तो इसमें बेसिकली इट इंक्लूड्स एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म, राइट? सो एक बारी अमित आप बता देंगे एनाबॉलिज्म क्या होता है एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? मैम, अमित बोलो। एनाबॉलिज्म इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द प्रोसेस एंड कैटाबॉलिज्म इज द मतलब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कलेक्ट कर एक बिगर फॉर्मेशन। एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। कोई बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं, मुझे बस ये जानने समझ आया कि नहीं। और इसको जो आपकी स्टेटमेंट है इसको वेरीफाई करेंगे जो मैम जुनैद क्या सही? कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन। यस मैम। कैटाबॉलिज्म इज breakdown and anabolism is formation. फॉर्मेशन सिंथेसिस, तो आपने उल्टा बोल दिया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स सिंथेसिस, ग्रोथ, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सो एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होता है। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन, wherein a complex molecule will break into smaller, simpler pieces. Is it fine? And together they constitute a process named metabolism, right? सो बेसिकली देखो, मेटाबॉलिज्म आपका पूरा एक बायोकेमिस्ट्री इस सेमेस्टर में है, पूरा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। तो हम इसको थोड़ा सा आप देखना, मैं इसको फिजियोलॉजी से रिलेट करूंगी विद टाइम। तो देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रेट। तो आज आप क्लास में बहुत सारे टर्म्स भी देखोगे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो है। सो देयर इज दिस टर्म मेटाबॉलिक रेट। सो बाय नाउ यू ऑल नो व्हाट इज रेट। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेटाबॉलिक रेट मतलब होता है कि कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर सिंपल टर्म्स में रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट। तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। इज इट फाइन? यस मैम। तो कौन क्या क्या फैक्टर्स है जिसे मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रेट है, मतलब मेटाबॉलिज्म का रेट या मेटाबॉलिक रेट या रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है? तो एक हम पढ़ के आए अभी, टेम्परेचर, राइट? उसी से बल्कि हमने मेटाबॉलिज्म की आज की क्लास पे फोकस किया क्योंकि हम पर टेम्परेचर रहे थे। तो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, एंड वी हैव स्टडीड कि कैसे टेम्परेचर जो है रेट को इफेक्ट करता है। सो यू ऑल नो दिस सिंबल डायरेक्टली, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, और इसको सिंपलर टर्म्स में मैंने यहाँ पे रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीजेस, बट दैट टू एट अ पर्टिकुलर लिमिट। ये क्लास पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट, metabolic rate will increase but up to a limit. And how can we measure that? वो हमने Van't Hoff equation जो अभी रिवाइज किया वो यहाँ पर आप बता सकते हो। क्या टेम्परेचर के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करते हैं? आपको क्या लगता है? मैम पीएच। मैम कैटलिस्ट। कंसंट्रेशन। पीएच। पीएच। बिल्कुल, ये मैम सब पीएच। फैक्टर्स होंगे। और बिल्कुल पीएच भी है, तुम सब सही बोल रहे हो, ये चीजें भी हैं। और एक बॉडी मास भी है जो ये भी है, राइट? वी हैव स्टडीड दिस थिंग। आपको ये ग्राफ से थोड़ा याद आएगा, शायद कभी आपने ऐसा ग्राफ देखा हो। इसे माउस टू एलिफेंट ग्राफ भी अक्सर बोल देते हैं, मतलब जनरल टर्म्स में। इसमें अक्सर यहाँ पे ये दिखाया जाता है, आप देखो एक्स एक्सिस में मास रख रहे हैं, बॉडी मास, एंड वाई एक्सिस में वी हैव मास स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट है यहाँ पर। सो व्हाट वी कैन सी इज दैट एनिमल का साइज जब छोटा है, मतलब यहाँ देखो बॉडी मास इसका छोटा है, तो इसका मेटाबॉलिक रेट हाई है। वहीं पे जैसे एलिफेंट की तरफ हम जा रहे हैं, बॉडी मास बढ़ गया है लेकिन मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है। तो ये चीज हमने मतलब आपने शायद सुपरफिशियली कहीं सुनी होगी दैट एज द बॉडी मास इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस, राइट? एंड इसका रीजन भी शायद आपको ध्यान हो, कभी बैचलर्स में किसी बच्चे ने कभी पढ़ा हो सकता है, एक्स्ट्रा रीडिंग करते करते तुम्हारे माइंड में आया हो। इसका रीजन तुम थोड़ा आइडिया दे सकते हो मुझे? पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगी, फिर मैं बताऊंगी। कुछ भी गेस? मैम इकोलॉजी में हम जो रूल्स पढ़ते हैं ना, आई थिंक एलेन्स रूल और एक और होता है, मैम उसमें पढ़ा है तो एकदम से राइट। क्लिक नहीं कर रहा है।
नहीं, बट दैट्स राइट, आपने इकोलॉजी में ही पढ़ा था आप लोगों यस ने, मैम। और इसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सरफेस एरिया इज टू यस वॉल्यूम का मैम, रेशियो या बॉडी का डिटरमाइन करता है मेटाबॉलिक रेट। एग्जैक्टली। Yes, ma'am. एग्जैक्टली। Bergman's rule. सॉरी, मैम एरिया और एलेन्स एनर्जी रूल, रिलीजिंग का जिस, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है मैं आपको बताती हूँ, इसमें बेसिकली होता क्या है, जितना एनिमल का साइज छोटा होता है उतना सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया किसी का ज्यादा होगा तो उसका रेट, मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है। मतलब तुम खुद इमेजिन करो ना, इतना ज्यादा सरफेस दे दिया आपने किसी को, तो फिर हर सरफेस से हीट रिलीज हो सकती है पर यूनिट टाइम, क्योंकि ऐसे ही तो मेजर कर रहे हैं ना, मेटाबॉलिक रेट को बोल रहे हैं कितनी हीट रिलीज हो रही है पर यूनिट टाइम। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, और जो स्मॉल साइज एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई दे हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप लोग बता रहे थे मैम, बहुत चीजें हैं जो मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट कर सकती हैं। मतलब एक एनिमल के ही अंदर हम देखें तो मेटाबॉलिक रेट बदल सकता है। अगर हम अपनी बात करें, सिर्फ मेरी बात करें, तो अच्छा फ्लाइंग तो नहीं आएगा मेरे ऊपर, बट मतलब अगर हम देखें एक एनिमल की, इफ इट इज फ्लाइंग और रनिंग, स्विमिंग, पेशेंटली स्टॉकिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज विल इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक रेट। और ये क्योंकि थोड़ा सा बुकिश है तो आप देख सकते हो, मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से अरेंज कर दिया कि फ्लाइंग इज मोर एनर्जी डिमांडिंग as compared to running, which in turn is more energy demanding as compared to swimming, and obviously all three of them are more energy demanding than patiently stalking. तो ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि मस्कुलर एक्टिविटी भी इन्फ्लुएंस करेगी मेटाबॉलिक रेट को। देन द टाइप ऑफ प्रोसेसेस, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेसेस अकरिंग विद इन द बॉडी, किसी के अंदर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रहा है, कुछ टिश्यू डैमेज हुआ है, दैट ऑल्सो विल इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक रेट। बिसाइड्स बहुत से और फैक्टर्स हैं जिनको हम, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप ऑफ फूड वी हैव ईटन, from the kind of stress an animal is dealing with, the shape of the body, the sex, that means male or female, age of a person, season, time of the day, reproductive status, environmental temperature, all of these things do have effect on metabolic rate. So what we have understood in this slide is that what is metabolism. Now you all know that anabolism means synthesis and catabolism means breakdown. Together, all the type of chemical reactions occurring in a living organism is what is called as metabolism. And it is this metabolism which is expended in homeotherms. इसी से ही वो एनर्जी, इसी से बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं। तो हम बहुत पिछली क्लास में बहुत बोल रहे थे कि अपना मेटाबॉलिज्म यूज करते हैं। इंसेक्ट्स भी जो अपने थॉरिक्स का टेम्परेचर हाई रखते हैं बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो अब मेटाबॉलिज्म को हम समझ रहे हैं ताकि हम थोड़ा और डेप्थ में जाके केमिस्ट्री समझें इसकी, कैसे ये हीट प्रोडक्शन में मदद करेगा आगे। तो आज इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म को फोकस कर रहे हैं। तो हमने इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को समझना शुरू किया है। सबसे पहले हमने मेटाबॉलिक रेट समझा है। तो रेट हम सबको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है दैट इट मींस कितना हीट, मतलब रेट का मतलब इन जनरल होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि हम मेटाबॉलिक रेट कह रहे हैं तो कितनी हीट पर यूनिट टाइम में रिलीज हो रही है, या फिर कितना टाइम लग रहा है एक केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब ध्यान देना, हीट पे फोकस ज्यादा रहता है। और भी तरीके होते हैं, वो भी अभी मैं बताऊंगी कैसे मेटाबॉलिक रेट मेजर कर सकते हो, हाउ कैन वी मेजर दैट। तो मैं ये बताऊंगी तुम्हें कैसे। हीट जो है ना वो डायरेक्ट मेथड में आता है, तो इसलिए तुम देखो टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस में हीट को इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर हमने देखा कि मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो किन किन से इन्फ्लुएंस होता है। तो वी हैव स्टडीड टेम्परेचर इज देयर, बॉडी मास, then the type of muscular activity a person or a living organism is doing, then kind of intensity of the processes occurring inside the body. Then there are several other factors, including temperature of the environment, the sex of a person, the season, then the type of food consumed. All these things affect the metabolic rate. इतना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? कुछ डाउट है यहाँ पे? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो मेटाबॉलिक रेट ना, क्योंकि अब देखो आप सबको पता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप सबने सुना है। व्हाट इज योर बीएमआर? हेल्थ की वाइज में, हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में आप सब बात कर सकते हो बीएमआर कितना है, हेल्दी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। तो ये तो हम अपने लिए बात कर लेते हैं, बट
in this semester we are studying about all the animals, so we have to address all the animals, and on that basis metabolic rate is of three types. वन इज योर बीएमआर, जो आपने शायद नॉर्मल टर्म्स में भी सुना हुआ है, हम लोग अपने लिए भी लागू करते हैं टर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट. देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक रेट, एंड देयर इज थर्ड टर्म कॉल्ड फील्ड मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, ये तीन टाइप के मेटाबॉलिक रेट आप पढ़ते हो जब आप एनिमल्स की बात करते हो. तो बीएमआर क्या होता है, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? एक बार ऐसी जनरल, देखो घबराने की बात नहीं है, डरना मत, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें ये भी नहीं आता. तो पलक कुछ बताओ कि बीएमआर मतलब किससे रिलेशन होता होगा, क्या होता है बीएमआर? Ma'am, rate of consumption of oxygen. ओके, ऑक्सीजन के कंजम्पशन के रेट को बीएमआर बोल सकते हैं. ओके, अच्छा श्रुति आप क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते हैं श्रुति, ओके कोई बात नहीं. सो बेसिकली ठीक है, ये बात ठीक है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है या कितनी एक्सपेंड हो रही है या हीट कितनी रिलीज हो रही है अंडर मिनिमम एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. मतलब कि आप एक एनिमल को सुलाना नहीं है, ध्यान से समझना इसको. देखो ये सब चीजें जो हो गई बीएमआर, समझ लोगे एक बारी तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाओगे. एक एनिमल जो है वो अवेक स्टेट में होना चाहिए, एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए. जैसे मैं अभी फिलहाल बहुत रिलैक्स एकदम आराम से बैठी हुई हूँ. ठीक है, मेंटल और फिजिकल कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी मिनिमम मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेस. ठीक है, टेम्परेचर का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे चल रहा है एसी वेसी ये सब और मुझे लग रही है ठंड, ये भी नहीं होना चाहिए. मतलब सब कुछ हम नॉर्मल कर दो कंडीशंस. खाने के कॉन्टेक्स्ट में भी ये नहीं होना चाहिए मैंने अभी खाना खाया. मतलब आपके सारे बॉडी में डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेसेस शुड बी एट बेसल लेवल, और इसको माना जाता है करीबन 10-15 घंटे से अभी मैंने कुछ ना खाया हो. ठीक है, तो उस कंडीशन में उस टाइम पे जो मेरा रेट होगा ना मेटाबॉलिज्म का, उसको आप बीएमआर कैलकुलेट करोगे, वो बेसिकली माना जाएगा बीएमआर. तो मतलब कि मैं एक बार यहाँ रीड कर देती हूँ, इट इज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म अंडर मिनिमम एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. और इसको आप कब मेजर करते हो? फास्टिंग के बाद. फास्टिंग मैंने क्या बोला, 10 to 15 आवर्स. क्यों फास्टिंग? तुम ये बोल रहे हो मैम आप फास्टिंग करा के तो आप स्ट्रेस दे रहे हो. तो फास्टिंग मतलब क्या है? ओवरनाइट फास्टिंग. जैसे जैसे आपने शुगर भी देखा है कि प्री प्रेंडिल करते हैं या सुबह खाली पेट वाली शुगर होती है, वो वाला फास्टिंग है कि आप कुछ 12 घंटे 10-12 घंटे कुछ मत खाओ. कहने का मतलब ये होता है कि सारे एब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को ना बेसल लेवल पे लाना होता है. तो बीएमआर इज कैलकुलेटेड आफ्टर फास्टिंग एंड एट अ कंट्रोल्ड टेम्परेचर. इज इट ओके? नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, ये तो आप समझ गए होगे. ठीक है भाई, बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस. अब आप सारे स्ट्रेस हटा दोगे, अपने आप लिख देना टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए, कोई टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकल और किसी प्रकार का फिजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज बीएमआर. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज दैट दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर एंडोथर्म्स. आप ये सोचो कि आपने हमेशा बीएमआर बोला है, आपने कभी भी हमने नहीं बात की कि यार स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक रेट कितना है, ये तो पता करो. नो, उसका रीजन ये है कि स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक टर्म रेट जो है वो किसके लिए दी गई है? दैट टर्म इज प्रपोज्ड फॉर एक्टोथर्म्स. बाकी बीएमआर इज इक्वल टू एसएमआर, ये सेम है. बात समझ आई? बस टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. तो एसएमआर जो है स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक रेट है, ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ही है जब एनिमल रेस्टिंग फास्टिंग स्टेट में है. सब एक टेम्परेचर है, क्योंकि इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है हर बारी, क्योंकि एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है एक्टोथर्म्स. इसके चलते यहाँ पर बोलना पड़ता है कि गिवन टेम्परेचर पे आपको रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक रेट. क्या ये दोनों समझ आएंगे, व्हाट इज बीएमआर एंड व्हाट इज एसएमआर? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. तो मैम बीएमआर हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बट एसएमआर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. यस यस, क्योंकि एसएमआर एक्टोथर्म्स के लिए यूज हो रहा है,
इवन यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट भी रखा है आप लोगों के लिए कि डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस टेम्परेचर हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल। इसको पिछले एनिमल का क्या पिछला टेम्परेचर, जैसे जैसे अभी अभी आया, जैसे मैं ही हूँ एक, मान लो कोई एक्टोथर्म हूँ, मैं अभी आई हूँ बहुत गर्मी से, हीटर से बैठ के आ रही हूँ दूसरी लैब से, अब मुझे यहाँ पे ठंड में बैठना पड़ रहा है इस लैब में पढ़ाने के लिए, तो फिर इससे मेरा मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाएगा। मैं एक्टोथर्म हूँ माइंडेड, तो मेरा एसएमआर डिपेंडेंट है पिछले टेम्परेचर से। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, आप की चीजें लिख लेते हो, टॉपिक्स लिख लेते हो ना कि क्या है, क्या पढ़ा है आज हमने, ये हाँ। नोट करते हो ना, Yes, ma'am. क्योंकि वो चीज फिर आप बुक से ढूंढोगे, पढ़ोगे, समझोगे। इज इट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके, तो मेटाबॉलिक रेट आपको बीएमआर एसएमआर समझ आ गया है। नाउ आप खुद सोचो, क्या ये कोई तरीका वैसे यार सही हुआ? कोई भी बंदा है जो स्ट्रेस में ना हो या कोई टेंशन में नहीं हो या फिर चोट ना लगी हो, तब आप हमारा मेटाबॉलिक रेट ले रहे हो, ये कोई तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत ही एक्यूरेट तरीका है? दिस डज नॉट सीम्स टू बी एक्यूरेट, तभी इन्होंने वर्ड में बेसल कर दिया है। एक्चुअल जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो होता है फील्ड मेटाबॉलिक रेट, एफएमआर। सो दिस फील्ड मेटाबॉलिक रेट इज एक्चुअली measured when the animal is performing। एनिमल अब चाहे एक्टो हो चाहे एंडोथर्म हो, दोनों के लिए अभी कॉमन टर्म है। कोई भी एनिमल जब अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, स्टार्टिंग में रेस्ट, सो रहा है या जाग रहा है या फिर पकड़ रहा है शिकार को या खाना खा रहा है, व्हाटएवर इट इज डूइंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फील्ड मेटाबॉलिक रेट। तो ये एक्चुअल टर्म्स में ज्यादा अप्रोप्रिएट है बट डिफिकल्ट टू मेजर है, क्योंकि अब आप देखो ना, अगर मुझे एक छिपकली का मेटाबॉलिक रेट लेना है, तो अब मैं छिपकली के पीछे भागूंगी क्या? मेरे को देखना है नहीं यार, असली में मैं देखूंगी जब ये मक्खी खाएगी तो इसका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। अब मैं कैसे लूंगी ये रीडिंग? है ना, ये एक्सपेरिमेंटली थोड़ा डिफिकल्ट है फील्ड मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करना किसी का। हम तो चलो इंसानों का तो आप कर लोगे कि आप कुछ ऐसे गैजेट वगैरह कुछ करके कोई तरीके से हमें समझा के पहना दोगे, बट वी कैन नॉट डू दिस थिंग्स विद ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, सो इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू मेजर but more accurate as compared to basal or standard metabolic rate. Is it fine? क्या ये तीन तरीके का metabolic rate दिमाग में फिट हो गया? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने देख लिया what is metabolism, what is metabolic rate. There are some factors which can control metabolic rate. There are three types of metabolic rate: basal, standard, and field metabolic rate. Is it fine? Now the next question which comes to our mind is कि यार अब तो बता दो कि metabolic rate measure कैसे करना है? How can I measure metabolic rate? तो देखो ये ना इतना कोर्स में डिटेल में नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लेके आई हूँ, बहुत शॉर्ट में मैं तुम्हें बस तुम्हारे दिमाग में डालती हूँ। अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट हो तो तुम पढ़ सकते हो बुक से ऑब्वियसली। तो आप मेजर कैसे कर सकते हो? देयर इज दिस डायरेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि आप हीट देख लो कितनी रिलीज होती है पर यूनिट टाइम, और कैसे देखोगे? आप बोलोगे मैम बता दो कैसे देखना है। तो इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। अब प्रॉपरली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ गए, बट उस तरफ मैं नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि वैसे भी हमारा मेटाबॉलिज्म हम एडजेसेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं। मेन टॉपिक हमें अभी थर्मोरेगुलेशन पे फोकस करना है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा लंबा पिक नहीं किया है। तो वन ऑफ द मेथड इज दिस डायरेक्ट मेथड एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन देखते हैं, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला भी था बीएमआर देखना है तो हम ऑक्सीजन का रेट देख सकते हैं। तो यू आर एक्चुअली करेक्ट, अभी मैंने आपको कुछ बोला नहीं था, यू आर एक्चुअली राइट। So this is how you can measure the rate of metabolic reactions. अब हमें ये टर्म समझ आ गई है, what is metabolic rate. There is one more term which is called as metabolic scope. Scope in general, literal meaning दिमाग में लेके आओ, तो scope होता है यार कितना scope है मेरा, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत काम कर सकती हूँ, पर क्या मेरा scope है? What is my maximum scope that I can expend? मतलब मैं स्कोप का मतलब बता रही थी, ठीक है? तुम बोलोगी मैडम तो अपनी तारीफ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, मैं स्कोप का मतलब समझा रही थी। तो मेटाबॉलिक स्कोप क्या होता है? इट इज बेसिकली कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, शांति में एकदम, क्या व्हाट इज द मेटाबॉलिक रेट, और मैक्सिमम फील्ड मेटाबॉलिक रेट मतलब मैक्सिमम एक एनिमल कितना काम कर सकता है। तो मैक्सिमम कितना काम कर सकता है डिवाइडेड बाय बेसल लेवल कितना है उसका, इसके रेशो को क्या टर्म दिया गया? मेटाबॉलिक स्कोप।
तो मेटाबॉलिक स्कोप क्या हो गया, मैक्सिमम कितना काम कर लिया एक एनिमल ने डिवाइडेड बाय शांति में क्या उसका रेट होता है। समझ आई ये बात? तो मेटाबॉलिक रेट when an animal is doing maximum work divided by metabolic rate when an animal is at rest, but it should not sleep, awakened state होनी चाहिए BMR SMR में। ठीक है ये चीज, समझ आई ये चीज? मैम इस इक्वेशन हेलो हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बताओ। मैम इस इक्वेशन में जैसे आपने लिखा है मैक्सिमम एफएमआर अपॉन बीएमआर, दैट ब्रैकेट में मेरे ब्रैकेट में जो एसएमआर है वो हम्म, मल्टीप्लिकेशन में, या फिर नहीं आइदर वी नहीं ये हैव मैं टू क्लियर यूज कर देती हूँ। बीएमआर और वी कैन यूज एसएमआर। बस बस जो तुमने सेकंड बोला है दैट इज करेक्ट, ये मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं यूज किया था यहाँ पे। अभी तुम समझ गए हो कि बीएमआर और एसएमआर इज द सेम थिंग बट यूज फॉर डिफरेंट एनिमल काइंड ऑफ एनिमल्स, राइट? बीएमआर टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड फॉर एंडोथर्म्स एंड एसएमआर इज यूज्ड फॉर एक्टोथर्म्स, राइट? तो एक मैम किसी एनिमल का बीएमआर और एसएमआर तो नहीं निकल सकता ना दोनों का, एक ही एनिमल की दो चीजें नहीं निकल सकती, राइट? ये मैम एक याद आ रहा है ना क्वेश्चन। तुम्हें? एक मिनट पहले वो एड्रेस कर दूं स्टूडेंट की क्वेरी। बीएमआर इज यूज्ड फॉर एंडोथर्म्स, एसएमआर इज यूज्ड फॉर एक्टोथर्म्स ओनली, राइट? सो ये टर्मिनोलॉजी जो है मैंने ब्रैकेट में से रखा है, या तो बीएमआर होगा या एसएमआर होगा। इज इट फाइन? ओके थैंक यू। ओके यस। मैम एफएमआर कभी बीएमआर से कम हो सकता है क्या? तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम सोचो। फील्ड मेटाबॉलिक रेट कभी कम हो सकता है? नो नो मैम। No, ma'am. मुझे भी नहीं लगता, नहीं। मैम जब नहीं कोई पेशेंट कोमा वगैरह में चला जाए तो? उसको फील्ड मेटाबॉलिक रेट बोलेंगे? कॉमा मैम वॉमा वो तो फील्ड। एबनॉर्मल हो गया ना स्टेट। मुझे नहीं लगता उसके लिए हमें फील्ड टर्म यूज करना चाहिए। फील्ड मेटाबॉलिक रेट मतलब डेली एक्टिविटीज बेसिकली बोला गया। अब कॉमा या स्लीप की स्टेट मतलब तुम मानोगे, जब मैं ये तुम ये पढ़ोगे ना जैसे बीएमआर एसएमआर, तो इनको भी कैलकुलेट करते हैं, सोना भी अलाउड नहीं है, मतलब आप नहीं सो सकते हो, आपको अवेकन स्टेट में कैलकुलेट करना होता है। एफएमआर में हालांकि आप रेस्ट स्टेट कंसीडर करते हो, रेस्ट वाली स्टेट लेते हो आप इसमें, पर कॉमा वाला स्टेट आई डोंट थिंक सो यहाँ कंसीडर किया जाएगा नॉर्मल में। उनका फिर मैम अलग से मेटाबॉलिक रेट वो निकाला नॉर्मल जाता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है ना कॉमा, तो मेटाबॉलिक रेट तो उनका फिर अलग से ही होगा। हाँ बिल्कुल। सो यू एग्री विद अस? यस Ma'am, मैम। if a person is going through some chronic metabolic disorders, then what? सी दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। अगर क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से कोई ऑर्गेनिज्म कोई कोई भी इंडिविजुअल फेस कर रहा है, जैसे एग्जांपल में क्या हम पीसीओएस ले सकते हैं, है ना? पीसीओडी जो है, पॉलीसिस्टिक Yes, ओवेरियन yes. सिंड्रोम, उस केस में मेटाबॉलिक रेट क्या होगा ना, ये मैं इवन आज सोच के आई थी, मैं तुम लोगों से डिस्कस करूंगी। और बस लास्ट स्लाइड पे आने दो मुझे, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस थिंग और इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली Okay, बहुत ही ma'am. इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है हमारे। तो ये हम अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं इस पे, ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am, हम्म ma'am, the term maximum FMR means, ma'am, maximum activity like chasing the prey or ऐसी कुछ activity, not like inactiveness. बिल्कुल। फील्ड में एमआर, फील्ड एफएमआर मैक्सिमम मींस मैक्सिमम एक्टिविटी दैट इंडिविजुअल डज। ठीक है, Okay, ma'am. ओके आगे बढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिक स्कोप बेसिकली क्या बता देता है? दिस बेसिकली इंडिकेट्स that an increase in animals maximum energy expenditure over and above the amount it expends under resting condition। तो वो चीज हम समझ ही चुके हैं, रेस्टिंग कंडीशन से ज्यादा जब मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा होगा तो उस इंक्रीज को मेटाबॉलिक स्कोप बताया गया। स्कोप से दिमाग में ही आ जाना चाहिए तुम्हारे, यही मतलब होगा। अब क्योंकि अब आप ये देखो यहाँ पे डिवाइड किया गया है एफएमआर और बीएमआर को, तो ये आपके लिए इजी है समझना कि ये डायमेंशनलेस नंबर ही आएगा, कोई यूनिट्स तो होनी नहीं है मेटाबॉलिक स्कोप की, तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही आती होगी, 2 3 4 ऐसे कुछ वैल्यूज आती होंगी। और मेटाबॉलिक स्कोप जो है, ये मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेटिव बात रखी है तुम्हारे लिए कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स। तो वो चीज तुम शायद यहाँ से भी पिक कर गए होगे कि जब यहाँ पे मैंने बीएमआर और एसएमआर लिख दिया,
तो मतलब it is valid for endo as well as for ectotherm. So it is applicable to all kind of animals, this concept of metabolic scope. So what are the factors that can influence metabolic scope? So in reality जो हम अभी metabolic rate को factors influence करेंगे वो metabolic scope को भी करेंगे. तो जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए फैक्टर्स वो सारे यहाँ पे भी आ सकते हैं और उनमें से दो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, बॉडी साइज और मोड ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि इनकी कुछ वैल्यूज बुक्स में तुम्हें मिल जाएंगी. तो जस्ट टू मेक द डेटा मोर इंफॉर्मेटिव मैं ये दो चीजें बस यहाँ पिक करके लाई हूँ. बट अगर हम कंसेप्चुअली सोचे तो मेटाबॉलिक स्कोप वी गेट, अगर मैं इस फॉर्मूला को देख लूँ तो इट इज डिपेंडेंट ऑन मेटाबॉलिक रेट्स. एंड मेटाबॉलिक रेट किस पे डिपेंड करता है? अभी हमने इतने सारे फैक्टर्स पढ़े थे. यू एग्री विद मी? यस मैम. वो सारे फैक्टर्स इधर आ सकते हैं. अब देखते हैं क्या डेटा है ऑलरेडी जो साइंटिस्ट ने कलेक्ट मैम किया हुआ है. व्हाट इज? हाँ जी मैम, ये तो स्कोप है, ऐसा भी कोई कोई नंबर होता है या जिससे मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म जैसे कोई पर्सन कर सकता है? जैसे सपोज नॉर्मली हम लोग जैसे अभी घर पे हैं, हम कोई काम नहीं करते, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बट जैसे कल से सोच लिया जिम जाएंगे तो मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा. तो ऐसा भी कोई नंबर है कि एक पर्सन कितना मैक्सिमम मतलब वर्क कर सकता है, सॉर्ट ऑफ एक लिमिट, टॉप लिमिट मेटाबॉलिज्म की, जो बॉडी बिना मतलब डैमेज हुए कर सके? ओके मैं समझ रही हूँ. तो बाहु जैसे ह्यूमंस के लिए ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ऊपर मिलेगा नहीं, नहीं स्प्रेडेड मिलेगा. आंसर होगा. तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, यू आर एक्चुअली करेक्ट. स्प्रेडेड होगा या फिर डेटा बस अवेलेबल होगा कि ये पर्सन था, इसका बॉडी वेट इतना था, ये एक्टिविटी कर रहा था. अब मैक्सिमम एक्टिविटी क्या, मतलब एक बार लिटरेचर देखने वाली बात है, देख के कुछ शायद मिल जाए. और अगर एनिमल्स का भी हम देखेंगे ना तो वो भी एक्सपेरिमेंटल लैब में ही मिलेगा तुम्हें डेटा, रियलिटी में तो मिलेगा नहीं. या तो फिशेस पे वर्क होगा अगर, तो फिश को एक्वेरियम में रख के देख लिया गया होगा. एमआरस जो देखते हैं, जैसे तुम बुक्स वगैरह में देखोगे ना, तुम्हें ये फिश को पकड़ के क्या एमआर आ रहा है वो निकालते हैं. अब तुम भी जानते हो यार कितना सही होगा, आप फिश को एक स्ट्रेस में ऑलरेडी डाल के उसका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, बट वी आर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस. तो ये हो जाता है कि यार कुछ तो टेंटेटिव तो मिलेगा, कुछ अप्रोक्सीमेट तो वैल्यूज पता लगेंगी, क्योंकि देयर इज नो अदर वे. तो ऐसा एक बार देखने वाली बात है, एक बार देख सकते हो नेट पे कुछ डेटा है भी कि नहीं लिटरेचर. यस मैम, मैं चेक कर लूंगा थोड़ा. ठीक है, और ये हमें भी बताना फिर नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो हम ये दो बातें डिस्कस करना चाह रहे थे. द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट मेटाबॉलिक स्कोप. सो वन इज बॉडी साइज. सो इट इज सीन दैट यंग सैल्मन, ये एमएस मतलब मैंने मेटाबॉलिक स्कोप रखा है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, बस मैंने यहाँ स्लाइड्स के लिए एमएस लिख दिया. तो सैल्मन एक फिश होती है, तुम लोगों को पता होगा. इसका बॉडी वेट 5 ग्राम से कम है यंग सैल्मन का. तो इसका मेटाबॉलिक स्कोप लगभग 5 की तरफ बताया गया है. ये डेटा है, रिपोर्टेड डेटा. और एडल्ट सैल्मन जो है जिसका बॉडी वेट 2.5 किलो 2.5 kg है, तो उसका मेटाबॉलिक स्कोप 16 बताया गया है. That means in a way they are pointing out that body size is influencing metabolic scope as the size of an animal is increasing. In this fish, आप fish बोलना सिर्फ इस fish का डेटा के ही लेके चलो, जो सामने दिख रहा है वही बोलोगे. So as the body size of this fish is increasing, the metabolic scope appears to increase. Then what is interesting is, which I would like to share with you is, you see mode of activity we all know, इस पे depend करता ही है metabolic rate.
तो मेटाबॉलिक स्कोप भी कर रहा है। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज मुझे ये देखने को मिला कि हाईएस्ट पूरे एंटायर एनिमल किंगडम में हाईएस्ट मेटाबॉलिक स्कोप इंसेक्ट्स का है। इनका लगभग 100 इज रिपोर्टेड। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं तुमसे यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी कि मोड ऑफ एक्टिविटी डिटरमाइन करेगा मेटाबॉलिक स्कोप, पर मैक्सिमम एंटायर एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स के लिए रिपोर्टेड है वैल्यू। मैम मैम जैसे आपने कहा कि बीएमआर हम एंडोथर्म्स के लिए यूज करते हैं और एसएमआर हम एक्टोथर्म्स के लिए यूज करते हैं। जो हेट्रोथर्म होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं हम? हेट्रोथर्म्स के लिए मेरे ख्याल से अगर हेट्रोथर्म व्हाट आई फील इज जो मैं एड्रेस कर सकती हूँ यहाँ पे वो ये कि जैसे अगर हम पोलर बियर्स की बात करें है ना, तो वी नो कि वो एंडोथर्मिक है। हेट्रोथर्मिक वो शो करते हैं जब टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ठंडी हो जाती है। तो ऐसी इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें जहाँ हमने इंसेक्ट्स के थोरेक्स वाला पार्ट देखा था, बट इंसेक्ट्स ओवरऑल एक्टोथर्म है, तो व्हाट आई फील इज कि एक कैटेगरी इनकी है, वहीं से सब ग्रुप बने एक तरीके से हेट्रोथर्म्स। तो व्हाट आई फील इज कि जैसे पोलर बियर क्योंकि वो एक तरीके से एंडोथर्म है तो उसका बीएमआर यूज होना चाहिए, और इंसेक्ट्स जैसे कि एक्टोथर्म्स हैं पर इसीलिए उनका एसएमआर यूज होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। इज इट ओके? तो मैम मतलब टाइम टू टाइम बीएमआर इफेक्ट कर रहा है पोलर हाँ, बियर? बीएमआर मतलब टर्मिनोलॉजी वाइज हम स्विच करेंगे बीएमआर या फिर एसएमआर। और अगर आप ये सब फैक्टर्स हटा दो, हेट्रोथर्म की कंडीशंस जब हटा दो, जैसे बहुत ठंड में नहीं ले रहे हो पोलर बियर की रीडिंग, तो फिर आप बीएमआर वर्ड यूज होना चाहिए क्योंकि वो एंडोथर्म है, वो अपने बॉडी हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से। इज इट फाइन? यस। ओके, एक मैं यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हें देना चाहती हूँ मेटाबॉलिक स्कोप में, एंड दैट इज कि इसका एक लिमिटेशन है। वो ये कि तुम ये देखो कहीं पे भी हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करते। ये मेटाबॉलिक स्कोप का ही क्या छोड़ो, तो मेटाबॉलिक रेट भी जब निकालते हैं ना तब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन को बहुत इग्नोर रखा हुआ है और ये चलता ही आ रहा है। सो वी ऑल नो एनारोबिक रेस्पिरेशन डज टेक प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स, हमारे में ही आप जानते हो। तो जैसे कि अभी हमें एक बार ये रिकॉल करा देंगे उमंग। उमंग, आर यू हियर? यस मैम। सो उमंग, आप मुझे कुछ भी एग्जांपल हम सबको बता दो, कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है हमारी बॉडी में, कब होता है, किस कंडीशन में हो सकता है? ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस मैम, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। मतलब एनारोबिक कंडीशंस कब क्रिएट हो जाएंगी? ग्लाइकोलाइसिस जैसे अभी भी तो हमारी बॉडी में चल ही रहा होगा, ग्लाइकोलाइसिस, शुगर ब्रेक, अभी खाना वाना खाया हम सब ने, तो क्या अभी एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। मैम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, During excessive exercise, our anaerobic mode of respiration, because the rate of oxygen could not match with the requirement of oxygen. तो अब ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट से मीट नहीं कर पा रहा हमारा ब्रीदिंग रेट, तो फिर एनर्जी तो चाहिए, एटीपी तो चाहिए, हमारी मसल्स को काम करे जा रहे हैं हम, तो एरोबिक से हम स्विच कर जाते हैं एनारोबिक में, एंड वी ऑल नो दिस थिंग। इसमें भी तो एटीपी जनरेशन हो रहा है, इसमें भी तो हीट प्रोड्यूस हो ही रही है। तो ऐसे केसेस को ना मेटाबॉलिक स्कोप ने इग्नोर कर दिया है, मेटाबॉलिक रेट ने इग्नोर किया हुआ है। तो ये बस एक इंफॉर्मेशन की तरह मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि ये एक लिमिटेशन है इस कॉन्सेप्ट का जो हमने आज पूरा पढ़ा है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इज, एक बार आ जाते हैं। मैम जस्ट बिफोर दिस आई हैव अ स्मॉल डाउट। मैम जैसे इंसेक्ट्स के अंदर थिन सरफेसेस थोड़े ज्यादा होंगे फॉर हीट एक्सचेंज, क्या यही रीजन है कि उनका स्कोप सबसे ज्यादा है? अगर उनका थिन सरफेस है तो उनकी एनर्जी नीड ज्यादा है, ये तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। थिन सरफेस से क्यों ज्यादा होगा? थिन सरफेस का क्या लेना देना है?
मैम आई एम जस्ट आस्किंग कि जैसे हम एक जैक रैबिट में हमने पढ़ा था कि उनकी उसकी ईयर्स का सरफेस थोड़ा थिन होता है ताकि हीट एक्सचेंज हो जाए। तो अगर इंसेक्ट्स भी अपना हीट एक्सचेंज अच्छे से कर पा रहे हैं तो उनका मेटाबॉलिक रेट इस वजह से हाई रहता है या कोई और ही फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है? नहीं, हाँ, ये रीजन नहीं होगा एक्सचेंज वाला। मुझे लग रहा है कि ये एक्टिविटी से रिलेट करेगा इंसेक्ट्स की। ये बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उससे रिलेशन होगा। और ओके थिन मैम। सरफेस नहीं आएगा, एक्टिविटी होगा, और उसी के चलते जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं वहां पे कारण बनेगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। And ma'am, for FMR, it is for both endo and exotherms. Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही समझा मैम आपने। आई FMR फाउंड द आंसर जो अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने। moreover anyway insects are already ectotherms, तो उनको heat exchange की जरूरत ही नहीं है। Like endotherms need heat exchange in order to like control to regulate their internal temperature. But insects are already ectotherms, so they'll conform to the